इस वीडियो में हम दो बड़ी संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम पहले दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी पहली संख्या है 2112 और दूसरी संख्या है 1892 और पहले हमें इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक निकालने का जो सबसे पहला चरण होता है वह इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। ठीक है, जो हमारा पहला चरण है वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें इनके पहले प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने होंगे। तो आइए हम पहले अपने पहली संख्या को लेते हैं और देखते हैं कि इसके हमें क्या अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। तो हमारी पहली संख्या है 2112। अब 2112 को हम पहले 4 से विभाजित कर सकते हैं। तो जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमें पहले 5 बार भाग देना होगा। इसके बाद हम इसे 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे बचेगा 1 तो हम 2 बार भाग दे सकते हैं और फिर हम इसे 8 बार भाग दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस 4 को भी आगे 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं और 528 को फिर से हम 4 से भाग दे सकते हैं। तो पहले 1 बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, फिर 3 बार भाग जाएगा 12 और 4 दूनी 8। इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया। अब आगे जो हमें यहाँ 4 मिला इसे भी हम फिर 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं और 132 में हम फिर से 4 से भाग दे सकते हैं। तो 4 तिया 12 और 1 4 तिया 12, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। अब यदि हम आगे देखें तो हमें फिर से इस 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ा जा सकता है इसे। और 33 एक विषम संख्या है तो इसे हम 3 से भाग दे सकते हैं और यहाँ पर हमको 11 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली संख्या 2112 है, 2112, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें जो इसके गुणनखंड मिले हैं हम लिख सकते हैं इसे 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, इसके बाद गुणा 3 और उसके बाद गुणा 11। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और ये हुआ इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। आइए इसी तरह से हम अपनी दूसरी संख्या, जो हमारी दूसरी संख्या है यानी कि 1892, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस संख्या को भी हम पहले 4 से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 बार भाग देना होगा 16 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसके बाद हम इसे भाग दे सकते हैं 7 बार 28 और इसके बाद हम इसको भाग दे सकते हैं 3 बार। ठीक है, 12। ठीक है, अब आगे यदि हम इसको विभाजित करें तो क्या कर सकते हैं? 4 को हम 2 गुणा 2 इसको इस तरह से विभाजित कर सकते हैं और 473 एक विषम संख्या है, इसे हम 11 से भाग दे सकते हैं। तो पहले हम इसे 4 बार भाग देंगे और 44 होगा, फिर इसके बाद 3 बचेगा तो हम इसे 3 बार भाग दे सकते हैं। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या है 1892 यानी 1892, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 1 और 2, यहाँ पे हमें 2 की घात 2 मिल रही है। इसके बाद हम इसके साथ 11 लिख सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर 43 लिख सकते हैं। तो ये इस संख्या का भी हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया। इस प्रकार यहाँ हमारा पहला चरण पूरा हो जाता है, जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इसके बाद जो दूसरा चरण है वह है यह देखना कि इनमें से कौन से अभाज्य गुणनखंड समान है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सार्व गुणनखंड। ठीक है, जो समान गुणनखंड है उन्हें क्या बोलेंगे? सार्व गुणनखंड। और अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम अपनी दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिख लेते हैं। हमारी पहली संख्या 2112, इसके जो हमें गुणनखंड मिले 2 की घात 6 गुणे 3 गुणे 11, और इसी तरह से जो हमारी दूसरी संख्या है 1892, इसके जो हमें गुणनखंड मिले वो क्या है? 2 की घात 2, इसके बाद 11 गुणा 11 और गुणा 43। तो ये हमारी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम यदि पहली संख्या को देखें तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, दूसरी संख्या में भी 2 मिल रहा है, तो पहला सार्व गुणनखंड हमारा 2 हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे 11 देख सकते हैं, जो दोनों संख्याओं मिल रहा है तो 11 होगा। 3 पहली संख्या मिल रहा है, दूसरी में नहीं, और इसी तरह से 43 पहली संख्या में नहीं है, दूसरी संख्या में। तो 2 और 11 इन दोनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स हुए। अब सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो अंतिम चरण होता है वह होता है
इनकी सबसे छोटी घात को लेना और इनका आपस में गुणा करना, वही होता है महत्तम समापवर्तक। जो हम सबसे छोटी घात को लेंगे और उसका गुणा करेंगे वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो जो हमारा पहला सार्वगुणनखंड है 2, उसमें हमें पहली संख्या में घात यहाँ पर 6 मिल रही है, लेकिन दूसरी संख्या में घात 2 मिल रही है। तो जब सबसे छोटी घात होगी वो क्या है, 2 की घात 2। इसके बाद दूसरा सार्वगुणनखंड है 11, तो ये दोनों में ही एक ही घात है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 4 गुणे 11, यानी कि हमें यहाँ पर 44 मिलेगा। और यही इन दोनों हमारी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। आइए अब हम दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हम दो संख्याएं ले लेते हैं। हमारी पहली संख्या है 52 और दूसरी संख्या है 78। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का भी पहला जो चरण होता है वो होता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो पहला चरण क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जैसे कि महत्तम समापवर्तक में हमने देखा था, यानी कि हमें प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी पहली संख्या 52 को लेते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 52 को हम पहले 4 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 3 बार। इसी तरह से आगे हम 4 को 2 गुणे 2 में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या 52 है इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 2, 2 की घात 2 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम दूसरी संख्या जो हमारी है 78, उसके भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 78 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा 6 और यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 9 बार। इसके बाद 39 एक विषम संख्या है, इसे हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो 1 बार, फिर यहाँ पर 3 बार। तो जो 78 हमको संख्या मिली, इसका जो हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 फिर गुणा 3 और इसके बाद गुणा 13, ये हमें 78 के गुणनखंड मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा चरण है लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का, वो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने से थोड़ा सा भिन्न है। महत्तम समापवर्त्य में हमको क्या करना होता है, हम वहाँ पर सबसे छोटी घात को ज्ञात करते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्त्य में हम सभी अभाज्य गुणनखंड पहले पहचानते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या है। तो उन सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड को हम देखेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी संख्याओं को लिख लेते हैं, हमें जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे मिले हैं। तो जो 52 के गुणनखंड हमें मिले हैं वह है 2 की घात 2 गुणे 13, और इसी तरह से जो हमारे पास 78 है उसके गुणनखंड हमको मिले हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर गुणनखंड मिले हैं। अब यदि हम यहाँ पे गुणनखंड पहचानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हमें पहले 2 मिल रहा है। ठीक है, एक तो हमें 2 मिल रहा है, फिर इसके बाद 13 जो दोनों में है, यानी कि ये हो गया 13, और उसके बाद 3 हमको मिल रहा है। तो ये 3 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है 2, 13 और 3, ये हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। अब इनको पहचानने के बाद जो तीसरा चरण होता है लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए, वो ये होता है कि हम जितने भी हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं और उनको गुणा करते हैं, वही होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, यानी कि LCM कहलाएगा, ये लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। तो यहाँ पे यदि हम 2 की सबसे बड़ी घात की बात करें तो 52 में हमें 2 की घात 2 मिल रहा है, लेकिन 78 में 2 की घात 1 ही है। तो यहाँ पे हमको 2 की घात 2 लेना होगा। इसके बाद यदि हम दूसरी संख्या देखें तो 13 है, जो यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है। 13 में दोनों में एक ही घात है, तो हम इसको कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 13। ठीक है, हम किसी एक को ले सकते हैं। और इसके बाद हम यदि बात करें तो 3 केवल हमें 78 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 की घात 0 है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ले लिया। तो अब इन तीनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये संख्या हमें मिलेगी 2 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे 4 गुणे 13 तिया 39 39, यानी कि जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 156। तो ये हुआ हमारा लघुत्तम समापवर्त्य, 52 और 78 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा उसका सारांश यह है कि चाहे हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना हो या फिर हमें लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM ज्ञात करना हो, दोनों ही मामलों में हमारा पहला चरण होता है कि हमें जो दी गई संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अभाज्य
गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जिन्हें हम प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसके बाद यदि हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो इन अभाज्य गुणनखंड में हम सार्व गुणनखंड का पता लगाते हैं। सार्व गुणनखंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं। और यदि हमें लघुत्तम समापवर्तक का पता लगाना है तो हमें सभी गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, केवल सार्व गुणनखंड की बात नहीं, यहाँ पे सभी गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला चरण ये होता है कि महत्तम समापवर्तक के लिए हमने जो सार्व गुणनखंड ज्ञात किए हैं उनमें से प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी घात को लेना होता है। सबसे छोटी घात को हम लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं। सबसे छोटी घात मतलब सबसे छोटी पावर को लेते हैं और सभी गुणनखंड की सबसे छोटी पावर को लेके उनका गुणा कर देते हैं, जिससे हमें महत्तम समापवर्तक मिल जाता है। लेकिन लघुत्तम समापवर्तक के मामले में हमने जो सभी गुणनखंड ज्ञात किए हैं उनमें से प्रत्येक की सबसे बड़ी घात को लेना होता है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी पावर को लेते हैं और इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं, तो इससे हमें लघुत्तम समापवर्ती मिल जाता है। तो इस प्रकार यदि आपको ये बातें याद रहती हैं तो आप किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके।